नमस्कार दोस्तों। और हम लेकर के आए हैं फिर से पर्यावरण के बेहतरीन प्रश्न, जो टेट सुपर टेट वो केबीसी के लिए बेहतरीन प्रश्न है साथियों। तो प्लीज़ साथियों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर भी कर दिया करें। तो आइए देखते हैं पर्यावरण का पहला प्रश्न। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी साइटोलॉजी, सेरिकल्चर, एंथोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। तो पुष्पों के अध्ययन को साथियों कहते हैं एंथ्रोलॉजी, यानी सी इज द राइट आंसर, एंथोलॉजी। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व में पेड़ पौधों की जातियों में से कितने प्रतिशत जातियां भारत में पाई जाती हैं? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 2%, 4%, 7% या फिर 6%। तो विश्व में साथियों ये पूछा जा रहा है। तो विश्व के हिसाब से अगर भारत की पौधों की जातियां पूछी जाती हैं तो 6% जातियां भारत में पाई जाती हैं, और अमेजन जैसी जंगलों में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं साथियों। अगला प्रश्न। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में कितना अंतर होता है? बताएंगे। 30 मिनट का, बिल्कुल नहीं, या फिर 4 मिनट का या फिर 2 मिनट का। तो वास्तविक और आभासी में 2 मिनट का अंतर होता है साथियों। तो डी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। एक स्थलीय पारतंत्र में हरे पौधे पत्तियों द्वारा होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो ये होगा साथियों 1% परिवर्तित कर देते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में। अगला प्रश्न। मरुदविद पौधों में पत्तियां प्राय, बताइए, पीली पड़ जाती हैं, जल्दी टूट जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं, गहरी हरी हो जाती हैं। तो ये मरुदविद पौधों में पत्तियां साथियों कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे कैक्टस या फिर नागफनी। अगला प्रश्न। क्लोरोफिल के लिए आवश्यक तत्व क्या है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो साथियों पौधों के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? 1890, 1890 केरल, 1890 कोलकाता या फिर 1880 केरल में। तो ये साथियों 1890 कोलकाता में हुई थी, यानी बी और सी दोनों राइट आंसर होंगे साथियों। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी लखनऊ, नई दिल्ली, अमृतसर या फिर मुरादाबाद। तो राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान ये साथियों लखनऊ में स्थित है, वनस्पति यानी बॉटनी। अगला प्रश्न। फफूंद की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? फफूंद मीन्स साथियों आप इसे कवक भी कह सकते हैं, जैसे कवक में पेंसिलिन आ जाती है, कोकुरमुत्ता आ जाता है। तो ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और काइटिन की बनी रहती है साथियों। तो ए इज द राइट आंसर। और सेल्यूलोज संसार में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बताएंगे। 150 से 350 सेमी, 70 से 200 और 25 से 70 सेमी या 70 से 200 सेमी। तो ये साथियों 70 से 200 सेमी के वर्ग क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न। हरे प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे। कवक, शैवाल, पैरामीशियम या फिर यूग्लिना। तो हरे प्रोटोजोआ को साथियों यूग्लिना को जाना जाता है, जो पादप। अगला प्रश्न। कुनैन किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? यूकेलिप्टस, अफीम, सिलिकोना या फिर तुलसी। तो कुनैन प्रिय साथियों सिलिकोना की छाल से प्राप्त
की जाती है, जो कि मलेरिया का एक उपचार के लिए दवा के रूप में काम लाई जाती है साथियों। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी, तो दालचीनी साथियों सब्जियों के रूप में, मसालों के रूप में और हमें खाने के उपयोग में ये काम में आती है। तो ये साथियों छाल से प्राप्त होने वाली दालचीनी एक क्या है? वस्तु है। अगला प्रश्न, पर्णहरित में क्या उपस्थित रहता है? बताएंगे। आयरन, आयोडीन, कॉपर या फिर मैग्नीशियम। तो पर्णहरित के कारण पत्तियां क्या कर पाती हैं? प्रकाश संश्लेषण। और पर्णहरित में उपस्थित मैग्नीशियम का उपस्थित होना आवश्यक होता है साथियों। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधों को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? वायुमंडल, जल, मिट्टी या फिर सूर्य के प्रकाश से। और प्रिय साथियों बेहतरीन प्रश्न है, हमारे वीडियो आप लास्ट तक बने रहें। बहुत ही अच्छी श्रृंखला मैंने ला के रखी है साथियों। तो इसमें है होगा साथियों जल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सिकोया, यूकेलिप्टस, जेमिया, पगमिया या फिर सागौन। तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वो साथियों ये सिकोया का वृक्ष है और ये सबसे लंबा भी वृक्ष माना जाता है। अगला प्रश्न, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? बताएंगे। जड़ में, पत्ती में, परागकोश में या फिर परागकण में। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही साथियों जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और ये जो क्रिया होती है वह परागकोश में होती है। परागकोश से ही अंडाणु बीजाणु बनते हैं। अगला प्रश्न, कपास के रेशे पौधे प्राप्त किए जाते हैं? बताएंगे। कपास के जो रेशे हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं कपास के बीज से और बीज के ही चारों तरफ ये रेशे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? बादल, पंखुड़ी या फिर पुंकेसर या वर्तकाग्र या वर्तकान। तो साथियों ये केसर के रूप में जो प्राप्त होता है वो हमें वर्तिका और वर्तकान प्राप्त होती है जिसको हम केसर के रूप में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में, नई दिल्ली में, शिमला में या फिर कोयम्बटूर में। तो ये साथियों जो ये है शिमला में। और आलू का साथियों पूछता है तो ये आलू का कटक में, सॉरी चावल का कटक में और आलू का शिमला में। अगला प्रश्न, जीवाणु क्या है? उपभोक्ता है, अपघटक है, उत्पादक है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जीवाणु एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अपघटक कहलाता है और ये उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का विघटन कर देता है साथियों। अगला प्रश्न, कंदमूल किस में पाई जाती है? बताएंगे। कंदमूल किस में पाया जाता है? गन्ना में, शकरकंद में, प्याज में या फिर अदरक में। तो ये जो कंदमूल है तो कंद की जो होती हैं जड़ें वो शायद शकरकंद में पाई जाती हैं साथियों। तो कंदमूल, शकरकंद, इस तरह से भी याद कर सकते हो। अगला प्रश्न, विटामिन B12 में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम, कोबाल्ट, आयरन या फिर आयोडीन। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है जिसका सूत्र CO होता है साथियों। तो कोबाल्ट B12 में। अगला प्रश्न, तंबाकू पौधे के किस भाग से तैयार किया जाता है साथियों? पत्तियों से, तने से, फूल से या फिर जड़ से। तो ज़्यादातर साथियों तंबाकू का जो भाग है वो पत्तियों से प्राप्त होता है लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में वह तने से भी प्राप्त होती है साथियों। अगला प्रश्न, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बनारस, भुवनेश्वर, सहारनपुर और देहरादून में। बताएं साथियों। और बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, आप लास्ट तक बने रहें। मैंने अच्छे प्रश्न रखे हैं
तो इसमें राइट आंसर होगा बनारस में साथियों केंद्रीय सब्जी अनुसंधान। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपघटक है? बाज, मोर, जीवाणु या फिर भेड़िया। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अपघटक वे साथियों होते हैं जो सब चीज को खा सकते हैं, यानी बाज को भी, मोर को और भेड़िया को, इसलिए जीवाणु अपघटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? बताएंगे, पत्ती से या फिर फलों से, तनों से या फिर फूलों से। तो साथियों जो जूट हैं वो प्राप्त किए जाते हैं तने से, तो तने इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रेशम उद्योग अथवा सिल्कवार्म पालन पोषण का क्या कहते हैं? बताएंगे, रेशम को क्या कहते हैं? तो रेशम को साथियों एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या फिर हर्टिकल्चर, तो इसे कहते हैं साथियों सेरिकल्चर, और रेशम तो यानी सेरिकल्चर। अगला प्रश्न, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है? बताएंगे, प्रकाश रासायनिक, ऊष्माक्षेपी, भौतिक या फिर ऊष्मा रोधी। तो ये साथियों होती है प्रकाश रासायनिक क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला प्रश्न, निम्न में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? चावल है, मक्का है, गेहूं है या फिर सोयाबीन है? तो सभी को मालूम होना चाहिए साथियों प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन कहलाता है, और सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन मात्रा होती है, इसलिए हमें सोयाबीन भी खाते रहना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो बताएंगे कब मनाया जाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो जो वन महोत्सव है साथियों वह मनाया जाता है 1 से लेकर के 7 जुलाई तक मनाया जाता है, यानी 1 सप्ताह तक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रिंगवर्म है? बताएंगे, रिंगवर्म क्या है? विषाणु है या फिर माइक्रोस्पोरम कवक है, शैवाल है या फिर जीवाणु है? तो जो रिंगवर्म के नाम से जाने जाते हैं वह माइक्रोस्पोरम कवक कहलाते हैं साथियों, तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जलाशय में मछली पालन को क्या कहते हैं? तो साथियों मछली पालन को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सिल्वीकल्चर या फिर सेरिकल्चर? तो इसे कहते हैं पिसीकल्चर, और सेरिकल्चर अभी मैं बता भी चुका हूँ रेशम को, और एपीकल्चर मधुमक्खी को। तो इसका राइट आंसर होगा पिसीकल्चर, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सभी एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? बताएंगे क्या होते हैं एंजाइम? प्रोटीन होते हैं, कवक होते हैं, आयरन होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं? तो सभी जो भी एंजाइम होते हैं वह साथियों होते हैं प्रोटीन, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न, लौंग पौधे का कौन सा भाग होती है? बताएंगे, जो कि हम लौंग का उपयोग सर्दियों के दिनों में करते हैं, सब्जियों में भी करते हैं, विभिन्न प्रकार के मसालों में करते हैं। तो बताएंगे साथियों लौंग क्या है? तो लौंग होती है साथियों एक पुष्पकलिका होती है, या इसे हम पुष्प भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में, रांची में, कोयम्बटूर में या फिर कोलकाता में? तो गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान साथियों कोयम्बटूर में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? बताएंगे, लुधियाना, पंतनगर या फिर लखनऊ या फिर मेरठ? तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था साथियों पंतनगर में, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी पंतनगर। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी आयरन, क्लोरीन, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? तो क्लोरोफिल में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वह है मैग्नीशियम, यानी Mg। अगला प्रश्न, समुद्री खरपतवार में सर्वाधिक क्या पाया
जाता है। तो बताएंगे साथियों क्या पाया जाता है, क्लोरीन, आयोडीन और आयरन या फिर कैल्शियम। तो जितने भी समुद्री खरपतवार होते हैं उनमें ज़्यादातर आयोडीन मिलता है, और आयोडीन हमें वहाँ से ही प्राप्त करने का एक बढ़िया स्रोत है। जैसे इसका उदाहरण है लेमिनेरिया कवक, शैवाल। अगला प्रश्न, सिनकोना के वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है, फिटकरी, कुनैन, अफीम या फिर बादाम। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, यानी सिलिकोना कुनैन मिलती है उससे, जो कि मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूँ। तो चावल अनुसंधान संस्थान ये साथियों उड़ीसा यानी कटक में। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, इसमें कटक राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से ज्वारीय वन का उदाहरण है, बताएंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरवन, पश्चिमी घाट या उपरोक्त सभी, बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सुंदरवन। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में स्लो लोरिस कहाँ पाया जाता है। तो इस साथियों आपने स्लो लोरिस को आपने वैसे नहीं देखा होगा, लेकिन आप नेट पर सर्च करके देख सकते हो कि स्लो लोरिस कैसा जीव है। ये उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाए जाने वाला एक जीव है साथियों। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हरे पौधे कुछ विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग अपने सकल प्राथमिक उत्पादन यानी जीपीपी में परिवर्तित कर पाते हैं, बताएंगे। तो कितने प्रतिशत कर पाते हैं, तो ये कर पाते हैं साथियों 1% ही परिवर्तित कर पाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कीटहारी पादप है या कीटनाशक कीटहारी पौधे हैं, यानी कीट बच्ची पौधे भी ऐसे कह सकते हैं। तो ये साथियों कीट बच्ची पौधे जैसे घटपर्णी, नेपेंथिस, ड्रोसेरा जैसे पौधे होती हैं, ये कीटहारी पौधे या इन्हें कीट बच्ची पौधे भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है, बताएंगे। तो साथियों ये सभी को मालूम होना चाहिए कि जो भी रेप्सिलिया है ये सबसे बड़ा फूल है, और सबसे छोटा पुष्प पूछा जाता है तो वो बुलपिया का है। इसमें अक्षरों को भी देख कर कि जैसे रेप्लिसियम 5 बनना है और उसमें बनना है कम साथियों, तो इससे याद जल्दी हो जाता है। अगला प्रश्न, आहार श्रृंखला सामान्यतः चरण की होती है, 1 या 2, 2 या 3, 3 या 4 या 4 या 5। तो साथियों जो आहार श्रृंखला होती है वह 3 या 4 भागों में होती है, जैसे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय या फिर चतुर्थ में आ जाती है सर्वाहारी। अगला प्रश्न, जल के ऊपर उगने वाले 2 पौधों के नाम बताइए। तो जल यानी जल, इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं जली पौधे। जली पौधे कौन कौन से होते हैं, तो कमल और सिंघाड़ा हैं, ये साथियों दोनों ही जली पौधे हैं जो जल के ऊपर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो वनस्पति जगत के हरित विषम पोषित जो पौधे होते हैं वह साथियों फंजाई के रूप में ये कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी फंजाई। अगला प्रश्न, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग में लंबा किया जा सकता है, बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो साथियों जो बौने पौधे होते हैं इनको लंबा करने के लिए जिबरेलिंस एक हार्मोन्स होते हैं, जिबरेलिंस हार्मोन्स के छिड़काव से ही बौने पौधों को लंबा किया जा सकता है। तो प्रिय साथियों हमारे आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी बजाएं साथियों, और अपने साथियों को शेयर भी कर दें। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद,
जय भारत।